नमस्ते दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील सर वैदिक आईएएस परिवार में आप लोग का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल जो हमें टॉपिक मिला है, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में जानकारी आप लोगों को देना है। तो जो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है, यहाँ से हमारे जो पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं या अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान जो है हमारे जो भारत भूगोल एवं विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। आज साथ ही अगर बात किया जाए इतिहास, जो इतिहास है, इतिहास लगभग 30-35 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल और अगर पर्यावरण को मिला लिया जाए तो ये भी 150 क्वेश्चन में से 30-35 क्वेश्चन जो है वह भारत के भूगोल एवं विश्व के भूगोल से आते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण की बात यह किया जाए, जो 150 क्वेश्चनों में से जो सबसे अधिक क्वेश्चन आता है वह इतिहास, और इतिहास के बाद अगर बात किया जाए तो वह जियोग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और जियोग्राफी के साथ अगर इन्वायरमेंट मिला दिया जाए, इन्वायरमेंट और जनसंख्या एवं नगरीकरण अगर तीनों के अगर साथ में बात करें तो लगभग 50 क्वेश्चन जो है वह आपके जियोग्राफी, जनसंख्या, नगरीकरण और इन्वायरमेंट से आ जाता है। तो चलिएगा हम भारत के भूगोल के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पूरे जियोग्राफी मैपिंग के माध्यम से पूरे जियोग्राफी को आपके सामने प्रस्तुत और आपको समझाने और आपसे जुड़ने का प्रयास हम करेंगे। थोड़ा हम लोग सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। तो भारत के भूगोल में हमें पढ़ना क्या है और वहां से किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम नजर डालेंगे। आइए हम देखते हैं सिलेबस पर। तो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। पाठ्यक्रम या सिलेबस की बात किया जाए, सिलेबस या पाठ्यक्रम, किसी भी विषय को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखना पड़ता है, एक सामान्य जानकारी लेना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या नहीं, इसकी जानकारी, भारत के भूगोल के बारे में भी हम पहले सामान्य जानकारी की बात करेंगे। सामान्य जानकारी की, सामान्य जानकारी की अर्थात जो भारत की स्थिति है, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है कि पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में स्थित है भारत, पहले तो इससे हमें जानना जरूरी है। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है और भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, अर्थात उसकी भौगोलिक जो सीमाएं हैं किन देशों के साथ लगती है। तो ये भी प्रश्न लगता है। भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। भारत की जो अगर बात किया जाए तो भारत जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, अर्थात जो उसकी सीमा है कि स्थलीय सीमा है कि जलीय सीमा है कि वह प्रायद्वीपीय सीमा है कि द्वीपीय सीमा है, तो इसकी भी जानकारी हमें होना आवश्यक है। भारत की अवस्थिति किस प्रकार की, अर्थात किस गोलार्ध में है, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरी स्थिति क्या है, इस सब की जानकारी जो है हमें सामान्य जानकारी में हम इसकी चर्चा करेंगे। भारत के साथ ऐसे कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं और ऐसे कौन से राज्य जो अन्य देशों के साथ, भारत के ऐसे कौन से जो राज्य हैं अन्य देशों के साथ सीमा बनाते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है किन देशों के साथ सबसे अधिक लंबाई होती है, अर्थात जो सीमा लंबाई है वह सबसे अधिक कितनी होती है। और जो भारत की स्थिति देखा जाए, जो जलीय सीमा है, जो तटीय सीमा की बात किया जाए, तटीय लंबाई कुल कितनी है, तटीय उस राज्य की तटीय लंबाई कितनी है, अर्थात तट वाले राज्य की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य की। तो ये हम लोग जानने का प्रयास इसी सामान्य जानकारी में हम लोग करेंगे। और यह भी देखा जाता है जो भारत के अक्षांशीय विस्तार है और भारत का देशांतरी विस्तार है वह कितना है। और अगर एक चीज की बात किया जाए, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह अगर 8 डिग्री 4 मिनट से बात किया जाए
और 37 डिग्री 6 मिनट की। और अगर देशांतरी विस्तार की बात किया जाए 67 डिग्री 8 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अगर कोणीय दृष्टि से देखा जाए, देशांतरी विस्तार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 डिग्री, अगर कोणीय दृष्टि से देखा जाए तो दोनों के बीच में लगभग जो है 30 डिग्री का अंतर आता है। अगर देशांतरी विस्तार देखा जाए तो कितना, लगभग अगर देखा जाए 9768 डिग्री 7 मिनट। तो अगर बात किया जाए लगभग 30 डिग्री, और अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। लेकिन अगर बात किया जाए देशांतरी दूरी और अक्षांशीय दूरी में अंतर हो जाता है। देशांतरी दूरी और अक्षांशीय दूरी में अंतर क्यों हो जाता है, इसकी भी चर्चा हम इसी सामान्य जानकारी में करेंगे। तो चलिएगा, जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक की जो चर्चा किया जाएगा वो हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत के प्राकृतिक प्रदेश अर्थात प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थात अगर बात किया जाए उसकी उत्तर में उसकी क्या विशेषताएं हैं, दक्षिण में क्या विशेषताएं हैं, पश्चिम में क्या विशेषताएं, मध्य भाग में क्या विशेषताएं, और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर ही भारत को किसी किताबों में 6 भागों में बांटा गया है, किसी किताबों में 5 भागों में बांटा गया है। वो कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो प्राकृतिक प्रदेश की विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी है, कितने प्रकार, क्योंकि एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी में 6, किसी बुकों में जो 5 है, सविंद्र सिंह में जैसे 5 बांटा है और माजिद हुसैन में 6 बांटा है, और एनसीईआरटी तो 7 बांट दिया है। तो ऐसे में वह हमें यह देखना है कि जैसे कभी कभी पूर्वी तटीय मैदान, जैसे हम अगर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का, तो उसमें भी प्रायद्वीपीय पठार को किसी ने तटीय मैदान को अलग मान लिया है। अब किसी ने प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही तटीय मैदान को क्या किया, एक ही मान लिया है। पूर्वी घाट अर्थात जो प्रायद्वीपीय पठार अगर बात किया जाए भारत का, ये अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए तो ये प्रायद्वीपीय भारत है या प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत देखा गया ये है तटीय मैदान, और पश्चिम में है तो इसे पश्चिम तटीय मैदान, और पूर्वी है तो पूर्वी तटीय मैदान। लेकिन इसमें जो अगर पहाड़ियां पाई जा रही हैं, जो पर्वतें पाई जाती हैं, इसे पूर्वी घाट और इसे पश्चिमी घाट। तो चलिएगा, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां बोली जाती है। तो इसको भी किसी किताबों में क्या किया है, प्रायद्वीपीय भारत को अलग कर दिया गया, 1 इससे मान लिया गया, 2 इससे मान लिया, 3 इससे मान लिया, और किसी किताबों ने तीनों को एक ही मान लिया है। लेकिन तीनों का अगर देखा जाए, तीनों की विशेषताएं क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए विशेषताओं के आधार पर ही हमने प्राकृतिक प्रदेश को बांटा। जैसे उत्तर में देखेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश, और उसी के दक्षिण में देखेंगे, उसके दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और अगर उत्तर भारत के विशाल के मैदान की बात, जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी भाग जिसे थार का मरुस्थल, अगर मरुस्थलीय प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर बात किया जाए वो भी एक विशेषता है जो अन्य प्राकृतिक विशेषताओं से क्या है, अलग है। तो हम बात करते हैं राजस्थान में जो थार का मरुस्थल। इसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का। इसके बाद हम बात करते हैं तटीय मैदान। इसके बाद करते हैं इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो पर्वतें हैं, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। और देखा गया जो भारत संघ है वह स्थलीय सीमा के साथ साथ द्वीप समूह भी है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्थलाकृति है, विशेषता है, वह द्वीप समूह। तो ऐसे अगर हम देखा जाए तो 7 भागों में हो गया, तो लेकिन किताबों में जो है 5 भागों में, किसी किताबों में 6 भागों में। तो हमें वो मैटर ये करता है कि जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं भारत की, उसका हमें अध्ययन करना है। तो प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत ये इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष जो यहाँ से ज्योग्राफी में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम
आना ही आना है, क्योंकि जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश है ये पूरा का पूरा हिमालय, और हिमालय की अगर बात किया जाए, हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, और हिमालय में अगर युग के आधार पर भी देखा जाए तो ग्रेट हिमालय की, जिसे बृहद हिमालय कहा गया, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय का हम अध्ययन करेंगे। उसी में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की हम देखेंगे स्थलाकृतियां होती हैं और घाटियां पाई जाती हैं, उसी में दर्रे पाए जाएंगे, झीलें पाई जाएंगे। तो इस सारे का सारा अध्ययन जो है हम इसमें करेंगे। तो अगर उत्तर भारत का विशाल मैदान, जैसे विशाल मैदान है, मैदान में हमने पूरी मिट्टियां देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी, खाबर मिट्टी, भाबर मिट्टी, ये सारे जितनी भी मैदान है तो उसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। थार का मरुस्थल हमने बताया, राजस्थान के क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भी कई श्रेणियां देखने को मिले, जैसे सतपुड़ा श्रेणियां, विंध्याचल की श्रेणियां जो है, तो मैकाल पर्वत, महादेव, अमरकंटक, अन्य जितनी भी श्रेणियां हैं हम इसमें देखेंगे। तटीय मैदान हमने जैसे बताया आपको, तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, किस मैदान की चौड़ाई, पूर्वी तटीय की मैदान की चौड़ाई अधिक है कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में पूछा जाता है, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये सारे की सारी चर्चा इसमें की है। द्वीप समूह में देखा जाएगा, जो द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप, उसमें कौन सा ऐसे द्वीप समूह है जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित हुए हैं या ज्वालामुखी से निर्मित हुए हैं, इसकी भी चर्चा हम इसी में करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम देखते हैं इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वह होगा अपवाह तंत्र, वह होगा नेक्स्ट अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली। तो इसमें हम नदियों की चर्चा करेंगे, किस नदियों का स्रोत कौन सा है, जैसे गंगा नदी का स्रोत किस क्षेत्र से होकर वह कहाँ पर उनका निकास है, कहाँ पर जाकर गिरती हैं। तो गोदावरी नदी क्या है, यमुना नदी कौन सी किसकी सहायक नदी है, अर्थात इसमें हम भारत की नदियों की चर्चा करेंगे। इसमें नदियों का स्रोत, नदियां कहाँ से निकलती हैं, किस क्षेत्र में बहती है, अर्थात उसका बहाव क्षेत्र, तो बहाव क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। और निकास अर्थात नदियां कहां पर गिरती हैं, और साथ ही इसी नदियों का हम देखेंगे, इस नदियों का जो प्रतिरूप है वह भी, इसका भी अध्ययन हम इसी चैप्टर में करेंगे। वृक्षाकार प्रतिरूप है तो कौन सा अध्यारोपित प्रतिरूप है, कौन सा प्रतिरूप है, उसी की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करेंगे, सिंचाई एवं नदी परियोजनाएं, क्योंकि अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र पे कुछ नदी परियोजनाएं बनाई जाती है सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। तो इसकी चर्चा हम इसके बाद इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए इसके बाद हम जो टॉपिक देखेंगे वह देखेंगे भारतीय मानसून या भारतीय जलवायु। तो भारतीय मानसून देखेंगे तो वर्षा ऋतु में जो हमारे वर्षा होती है किस पवनों के द्वारा, किस मानसून के द्वारा होती है। ठंडी में अगर शीत ऋतु में देखा जाए भारत में किस मानसून का प्रभाव होता है। तो इस सारी चीजों का चर्चा जो हम भारतीय मानसून में करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक लिया जाएगा चट्टान एवं मृदा। तो इस टॉपिक में चट्टानों की चर्चा किया जाएगा, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। तो भारत में जो चट्टान है वह किस प्रकार के चट्टान है, आग्नेय चट्टान है क्या अवसादी चट्टान है, वहाँ पे कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाएंगे, इस सारे की चर्चा की जाएगी। साथ ही में जो बेसाल्ट चट्टान है, ये जो बेसाल्ट चट्टान है इसमें किस मृदा का विकास होगा और किस खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी, इस सारे की चर्चा की जाएगी। जैसे जहां पर बेसाल्ट चट्टान होता है वहां काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा का विकास होता है। जहां ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है वहां पर लाल मिट्टी का विकास होता है। लाल मिट्टी जो है मोटे अनाज के लिए जानी जाती है, लेकिन जबकि जो काली मृदा है जिसे कपासी मृदा के भी नाम से जाना जाता है, तो स्पष्ट हो गया वह सबसे अधिक जो है वह किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है,
जो काली मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती, इसकी भी चर्चा इसी में किया जाएगा। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे खनिज संसाधन की, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन की हम लोग चर्चा करेंगे। तो खनिज संसाधन में जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, इसका भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ऊर्जा संसाधन की हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हम लोग हैं, इसके बाद परिवहन क्षेत्र, परिवहन के बारे में देखेंगे, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायुयान परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उद्योग के बारे में, उद्योग क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग के बारे में जैसे वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, इस कोयला उद्योग, इस लौह एंड इस्पात उद्योग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मानव प्रजातियां, अर्थात भारत में कौन कौन सी प्रजातियां या जनजातियां पाई जाती हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो लास्ट टॉपिक हम लेंगे वह कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन। तो कृषि देखेंगे और पशुपालन देखेंगे। ये था हमारा भारत का सिलेबस। भारत के भूगोल के सिलेबस के अंदर जो पीसीएस के पाठ्यक्रम में जो सिलेबस आते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, ये पूरे सिलेबस को हमने कवर किया। कल जो हम लोग पहला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह है भारत का सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।